नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संवाद। संवाद में इस बार हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्या कुछ बदलाव आया है। 75 साल आज़ादी को हो गए हैं और देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जानने की कोशिश करेंगे कश्मीर के हालात कैसे हैं। मनोज जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। अगर हम बात करें अनुच्छेद 370 की, उसके हटने के बाद कितना बड़ा बदलाव आप महसूस कर रहे हैं, खासतौर से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से? नहीं, 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला है। झेलम में पानी काफ़ी हद तक बहा है और एक बड़ा वर्ग था जो मैं समझता हूं कि अपने अधिकारों से वंचित था, चाहे वो हमारे दलित भाई हों, वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी हों, पीओके से आए हुए लोग हों, ट्राइबल समुदाय के लोग हों, हमारी बहनें हों। ढेर सारे लोग थे जिनको उनके अधिकारों से वंचित रखा गया था। तो एक तो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ कि सामाजिक न्याय, जिसे आप कह सकते हैं, पूरी सामाजिक व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव 5 अगस्त 2019 के बाद देखने को मिल रहा है। दूसरी बात मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में पारदर्शिता के आधार पर एक अच्छी शासन प्रणाली का निर्माण हुआ है और विकास के नए मानदंड स्थापित करने में जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री जी के कारण सफल हुआ है जी। अब आप देखें तो 3 मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर में होते थे, 2 श्रीनगर में, 1 जम्मू में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ 2 एम्स, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट और 7 नए मेडिकल कॉलेज दिए। जम्मू एक अकेला शहर है देश का जहाँ IIT भी है, IIM भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, एम्स भी है जी। तो ये बड़ा 1 लाख करोड़ के टनल और हाईवे के प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं। जम्मू से श्रीनगर आने में 11 घंटा लगता था, 5 घंटे में लोग आ रहे हैं, 5.5 घंटे में जी। एक पर्टिकुलर स्ट्रेच है जो लैंडस्लाइड में कम हो रही है, लैंडस्लाइड के कारण खराब हो गया था। अब वहाँ टनल भी बन रही है, एलिवेटेड रोड भी बन रही है। तो उसके बन जाने के बाद जम्मू से श्रीनगर 4.5 घंटे में आराम से लोग आ जाएंगे। अब कश्मीर कन्याकुमारी से अगले साल रेलवे के मार्ग से जुड़ने जा रहा है। अगर आप देखें तो मैं जब आया था तो 32 फ्लाइट ऑपरेट होती थी श्रीनगर से, अब 110 तक पहुंच गई। जम्मू से 6-8 होती थी, अब 44 हो गई। हाईएस्ट एवर एयर पैसेंजर्स यहाँ आए। टूरिज्म को अगर आप देखेंगे तो 1 करोड़ 16 लाख लोग जनवरी से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर विजिट कर चुके। तो देशीय पर्यटकों का सबसे पसंदीदा स्थल आज जम्मू कश्मीर बन गया है। विदेशी पर्यटक भी काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, रोजगार के अवसर हम पैदा कर रहे हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं आया था, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कुल 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ आया था। अभी 24 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो 38,080 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग हमने की। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा। 5-6 लाख युवाओं को यहाँ रोजगार मिलेगा जी। किसानों की आमदनी बढ़ाने में हम सफल हुए हैं और हाई डेंसिटी प्लांटेशन करके अब 5 गुनी और 6 गुनी। आपने किसानों की बात की, सेब किसानों की बात करूं जो सेब की खेती किसानी करते हैं, उनकी स्थिति क्या है? उनकी स्थिति काफ़ी बेहतर है जी। और हाई डेंसिटी प्लांटेशन पर हम काफ़ी बल दे रहे हैं। एक कुछ ऐसे कानून यहाँ थे, भूमि कानून, जिससे किसानों को दिक्कत होती थी। सेब का बगीचा लगाने के लिए भी रेवेन्यू मिनिस्टर की परमिशन चाहिए होती थी, काटने के लिए उस कानून को बदल दिया हमने। जिसको बगीचा लगाना है, सेब का आर्चर्ड जिसको लगाना है वो लगावे, कोई रोक नहीं है। 4 कैनाल से कम जमीन वाले आदमी को हाई डेंसिटी प्लांटेशन की अनुमति नहीं थी, वो भी खत्म कर दिया कि जो चाहे वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन करे। अब वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए? सेब अच्छी क्वालिटी का होता है, देश का 3/4 सेब ही होता है, लेकिन एक तो उत्पादन भी बढ़ाना है और दूसरा उसका वैल्यू एडिशन। तो फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री, ऐसी चीज़ें जो जल्दी खराब हो जाती हैं, उनके लिए हमारी कोल्ड स्टोरेज की क्षमता, कोल्ड चेन बनाने का काम, इस पर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो सैफरन उगाते हैं हमारे किसान, दुगनी छोड़िए उनकी आमदनी तो 4 गुनी हो गई है। और GI टैगिंग के बाद
मैं समझता हूं कि जो दूसरे देशों के खराब क्वालिटी के केसर बिकते थे कश्मीर के केसर के नाम से, वो बंद हो गया। तो इस तरह के कई प्रोडक्ट की हमने जीआई टैगिंग की है ताकि किसानों को अधिक मूल्य मिल सके। दूसरा, एक्सपोर्ट का भी हमने इंतज़ाम किया है। देश के दूसरे शहरों में भी यहाँ से हॉर्टिकल्चर उत्पाद जा रहा है, तो किसान बेहतर स्थिति में पहले से आया है। और अभी हमने एक 2 दिन का संवाद रखा था, देश के कृषि वैज्ञानिकों को बुलाया था, यहाँ जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे प्रगतिशील किसान थे, उनको भी बुलाया था। दोनों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हमारे लोग थे, एग्रीकल्चर के हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सारे हमारे अफसरान थे। और हमने 2 साल में और क्या कर सकते हैं हम एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में, और आने वाले 5 साल में क्या करेंगे, इसकी एक योजना हमारी अंतिम रूप में है। और 2047 में कृषि क्षेत्र जम्मू कश्मीर का कैसा होगा, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटा था, 35 से हटी थी, तो कुछ लोग कहते थे कि अगर 370 हटी तो तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। कुछ लोग पड़ोसी मुल्क का झंडा लेके घूमा करते थे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि घाटी की फिजा एकदम बदल गई है। नहीं, ये कैसे हुआ? पूरे जम्मू कश्मीर की फिजा बदल गई है। हमने देखा शिकारा रैली, अब शिकारा वाले भी तिरंगा रैली निकालते हैं। और अब तो पूरे कश्मीर में, मैं पिछले साल हमने एक नेशनल एंथम गाने का एक कंपटीशन कराया था कि बच्चे, स्कूली बच्चे हमारे राष्ट्रगान गावें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिवीजनल लेवल पर, और जो पुरस्कृत किए जाएंगे उनको मेन फंक्शन में हम बुलाएंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 50,000 बच्चों ने उसमें एंट्री अभी तक ली है, और जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन में लगभग बराबर हैं बच्चे। तो वो जमाना बीत गया जब इस तरह की बातें कही जाती थी। अब भारत के तिरंगे को लोग अपना तिरंगा मानते हैं। और एक आतंकवादी के पिता ने कहा है, अपने घर पर तिरंगा लगाया है और कहा है कि साहब, उसने पूछा कि डर नहीं लगता, कहा मुझे कोई डर नहीं लगता। कहा कि आप अपने बेटे को क्या कहना चाहेंगे, कहा कि शान से भारत का तिरंगा फहराओ, और गन उठानी है तो भारत की गन उठाओ, पाकिस्तान की गन क्यों उठा रहे हो जी। तो स्थिति में बहुत बदलाव आया है। मैंने अभी आपको पहले बताया, पुलवामा, त्राल, सपैया, हर जगह 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार लोग इकट्ठे हो रहे हैं तिरंगा फहराने, राष्ट्रगान गा रहे हैं। पुलवामा की सड़कों पर तो कल वंदे मातरम का नारा जोर शोर से लोगों ने लगाया। जाहिर सी बात है, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद बहुत कुछ बदला है पिछले 3 सालों में। क्या कुछ और बदला है, इस पर भी बात करेंगे। फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए संसद टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संवाद, और संवाद में इस बार हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से। उनसे जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद बीते 3 सालों में जम्मू कश्मीर में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से किस तरह का परिवर्तन हुआ है, क्या बदलाव हुआ है। मनोज जी, मुझे याद आता है लाल चौक, जिस पर तिरंगा एक तरह से फहराना चुनौती होता था, आज तो वहाँ मेला सा लगता है। अब ये सब इतिहास की बातें हो गई हैं जी। पिछले साल भी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पूरे जम्मू कश्मीर में उत्साहपूर्वक, उल्लासपूर्वक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और इस वर्ष तो आज़ादी का अमृत महोत्सव है। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक बड़ा भारी जन आंदोलन देश में खड़ा हुआ है, और दुनिया में इस तरह की जन भागीदारी मैंने नहीं देखी थी। अगर बात आतंकवाद की करूं, आप कैसे देखते हैं, उसमें कितनी कमी आई? मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि हमारे सुरक्षा बलों का काफ़ी अपर हैंड है, सिक्योरिटी फोर्सेस का, और आतंकवाद यहाँ आखिरी सांसें गिन रहा है। पिछले 7 महीने में 133 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें 36-37 जो हैं वो फॉरेन टेररिस्ट हैं। पहले एक समय था कि आतंकवादी वीडियो शेयर करता था, डिक्लेयर करता था कि मैं आतंकवादी हूँ। अब उनकी सेल्फ लाइफ बहुत कम हो गई है, अब वो परंपरा ख़त्म हो गई है। तो पूरी तरह से प्रभावी नियंत्रण है, कोऑर्डिनेशन है, और प्रशासनिक तौर पर भी हम यहाँ के युवाओं को अवसर दे रहे हैं कि भाई देखो, पड़ोसी आपको गुमराह कर रहा है। पता नहीं कितनी माताएं अपने बच्चों को खो चुकी हैं, पता नहीं कितने बहनों ने अपने भाइयों को खोया है। अब ये बात लोगों के जहन में आ रही है, और लोगों को ये लग रहा है कि नहीं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बेहतर भविष्य हमें मिल सकता है, और हमें
पूरी तरह से तिरंगे और भारत के साथ रहना है, तो आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाने में हमारे सुरक्षा बलों ने सफलता पाई है। और मैं कह सकता हूं कि एक नीति हमारी बड़ी स्पष्ट है कि किसी बेगुनाह को हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन किसी गुनहगार को छोड़ेंगे भी नहीं। पूरा जो इकोसिस्टम है आतंकवाद का, बंदूक चलाने वाले कोई नहीं, वो इकोसिस्टम पर प्रहार कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये इकोसिस्टम जल्द ही समाप्त हो, इसकी कोशिश में हम सब लगे हैं और हमें सफलता भी मिलेगी। जी मनोज जी, अगर बात मैं करूं, रोजगार की बात करूं और बात करूं नॉर्मलसी की, यहाँ खेलने की सुविधाएं बच्चों को मिले, युवाओं को मिले, सिनेमा हॉल मिले, कुछ इस तरह की चीज़ें मनोरंजन की दृष्टि से, क्योंकि आतंकवाद ने यहाँ के नौजवान को जिस तरह से घेरा, उसके लिए कोई पहल? मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले साल 17.5 लाख लोगों ने खेल में पार्टिसिपेट किया इस पूरे यूटी में, और इस हर जिले में आउटडोर और इंडोर स्टेडियम, एक किश्तवाड़ को छोड़ करके, जहां पैसा है, जमीन की उपलब्धता नहीं थी, जमीन भी डीसी ने दे दी है, उसका काम भी हम शुरू कराएंगे। हर जिले में इंडोर और आउटडोर स्टेडियम बन गए हैं। जम्मू में भी बक्सी, श्रीनगर में भी बक्सी स्टेडियम हमने यहाँ के लोगों को समर्पित किया है। एमए स्टेडियम जम्मू में, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम, तो खेल की सुविधाएं भी बढ़ी हैं और हम पूरी तरह ध्यान भी दे रहे हैं। स्पोर्ट्स काउंसिल और हमारा यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, इस साल हमने लक्ष्य रखा है 35 लाख बच्चों को खेलने का अवसर मिले। इस लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं। अनेक विधाओं में देश के स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ के बच्चों ने, यहाँ के बच्चियों ने देश का नाम रोशन किया है। उमरान मलिक आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अनेक ऐसे खिलाड़ियों का मैं नाम ले सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छी प्रगति हमारी है। रही बात सिनेमा हॉल की, तो 1-2 सिनेमा हॉल चालू हो गए हैं, 1-2 जल्द चालू होने वाले। और जो मैं कह रहा था कि इंडस्ट्री, तो मैंने आपको बताया कि 38,080 करोड़ का निवेश तो आ चुका है। कुछ यूएई के ग्रुप्स हैं, बड़े ग्रुप्स हैं। एमआर ग्रुप यहाँ 5 लाख स्क्वायर फुट का माल बनाने जा रहा है, तो उसमें सब कुछ होगा। मल्टीप्लेक्स आप आएंगे तो उसमें देख सकेंगे। वैसे ही इनलैंड कंटेनर डिपो दुबई पोर्ट बनाने जा रहा है। लुल्लू ग्रुप बड़े पैमाने पर यहाँ फूड प्रोसेसिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यहाँ का केसर, यहाँ के हार्टिकल्चर प्रोड्यूस, यहाँ का राजमा, यहाँ का चावल, यहाँ का सेब, यहाँ की चेरी, ये आप जाइए दुबई में तो बाजार में बिक रही है। लुल्लू की हर दुकान पर एक स्पेशल सेक्शन ही उसने खोल दिया है जम्मू कश्मीर का। जी मनोज जी, अगर बात मैं करूं आतंकवाद की, तो इस प्रदेश के लोग आतंकवाद से प्रभावित रहे। दूसरा, नौकरशाही में, अफसरशाही में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा है। उस पर कोई चोट हुई इन वर्षों में? भ्रष्टाचार को सिस्टम ऐसा बना दिया है कि भ्रष्टाचार न होने पावे। जो व्यवस्थाएं भारत सरकार में लागू थी, जैसे बीम्स, हमने लागू कर दिया है। अब कोई भी काम बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के, बिना टेक्निकल सैंक्शन के, बिना ई टेंडरिंग के, और काम के की तस्वीर माने जियो टैगिंग, जब तक ये नहीं होगा ट्रेजरी हमारी बिल नहीं लेगी। हमने ये स्थापित किया। 209 सर्विसेज हमने ऑनलाइन कर दिया है। ई गवर्नेंस में आज हम यूटी की श्रेणी में नंबर 1 हो गए। और पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट अभी तक ऑफलाइन मोड में था, अब हमने ऑनलाइन मोड में कर दिया है जी। और 5 अगस्त को हम सबने संकल्प लिया कि भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर बनाएंगे। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, घुसपैठ की कोशिशें लगातार होती हैं, सीज फायर के उल्लंघन की भी खबरें आती हैं। आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आतंकवाद को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है? नहीं, आधिकारिक तौर पर तो ऐसे ही कि सीज फायर है, लेकिन वहाँ अनेक ग्रुप हैं, टेररिस्ट ग्रुप, जो हर समय कोशिश करते हैं इन्फिल्ट्रेट करने की। और आर्मी के और बीएसएफ के जवान हमारी जो सीमा की सुरक्षा में, वो पूरी चाक चौबंद ढंग से इन्फिल्ट्रेशन रोकने में लगे हुए हैं। इंटेलिजेंस इनपुट हमारे पास भी आता है कि जब मौसम ख़राब होता है, ख़ास तौर से बर्फ़ गिरती है या ऐसी टफ टेरेन है, तो कुछ लोग इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं। और सुरक्षा बल प्रभावी ढंग से उन पर कैसे नियंत्रण किया जाए, कैसे उनसे इस जम्मू कश्मीर को मुक्त किया जाए, इसकी कोशिश करते रहते हैं। जी, हाल में देखने में ठीक है, पड़ोसी हमारा हताश है, निराश है, वो इस बात को पचा नहीं पा रहा है। और
मुझे लगता है कि उनके बारे में कुछ राय देना, पूरी दुनिया जान गई, उनका पोल खुल गया। ये बगल में अगर जाएंगे आप पाक अधिकृत कश्मीर में, तो न बिजली है, न अस्पताल है, लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, रोज प्रदर्शन हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो बात यहाँ के लोगों को भी समझ में आ रही है कि जो खुद अपने लोगों की चिंता नहीं कर सकता, एक व्यवस्था नहीं दे सकता, वो हमारी चिंता क्या करेगा। टारगेट किलिंग की कुछ घटनाएं आई हैं, इसे कैसे देखते हैं? ये सच है कि ये जो विकास हो रहा है, यहाँ की इकानमी बढ़ रही है, टूरिस्ट आ रहे हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है, कुछ तत्व तो हैं जो इन चीज़ों को डिरेल करने के लिए, खासतौर से पड़ोसी के इशारे पर कुछ साफ टारगेट चुनते हैं, टारगेटेड किलिंग करते हैं। लेकिन अगर आंकड़ों के हिसाब से जाएंगे तो मैं 15-20 साल के आंकड़े बता सकता हूँ कि उसमें भी कमी आई है। लेकिन केवल टारगेटेड किलिंग एक पैरामीटर नहीं है। स्टोन पेल्टिंग अब इतिहास की बात हो गई, 100 दिन स्कूल कॉलेज बंद रहते थे, वो भी इतिहास की बात हो गई, दुकानें रोज बंद रहती थी, रोज हड़ताल रहती थी। तो अगर सारे पैरामीटर्स आप मिला करके देखेंगे तो 20-25 सालों में सबसे बेहतर सकारात्मक बदलाव दिखता है। लेकिन राजनीतिक गतिविधियां कब तेज होंगी? चुनाव की बात होती है, परसीमन की बात होती है। मैंने आपसे मैं कहना चाहूँगा कि केवल विधानसभा का चुनाव राजनीतिक गतिविधि नहीं है, ये भ्रम कई लोग पाल लेते हैं। अब तो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हर जगह चुनाव हो रहा है, और यहाँ भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमने लागू की है, और केवल लागू नहीं की है, फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज तीनों उनको दिए। और मैं कह सकता हूँ कि देर से यहाँ ये व्यवस्था लागू हुई, लेकिन देश के किसी राज्य से ज़्यादा बेहतर ढंग से हमने कोशिश की है कि यहाँ के पंचायत प्रतिनिधियों को एम्पावर किया जाए। डिस्ट्रिक्ट अपेक्स का बजट उनकी सहमति से बनाया जाता है, और 3 गुना बजट में वृद्धि हमने कर दी है जिलों के। संसद में यहाँ के लोग प्रतिनिधित्व कर ही रहे हैं, 5 लोग। विधानसभा के चुनाव के बारे में माननीय गृह मंत्री जी ने देश की संसद के माध्यम से देश को, जम्मू कश्मीर को भरोसा दिया था कि डिलिमिटेशन के बाद चुनाव होगा। वो प्रक्रिया पूरी हो गई। अब जो मतदाता सूची है वो पुरानी है, नई मतदाता सूची बनाने का काम चल रहा है। चुनाव आयोग की खबरें आप भी पढ़ते होंगे, और जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन कर रहा है। एक बार नई मतदाता सूची बन जाए तो हमारे देश में संविधान ने चुनाव कब होगा इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को दी है। उचित समय पर चुनाव आयोग विधानसभा के चुनाव भी कराएगा। जी मनोज जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।